नमस्कार, आप देख रहे हैं जिंदगी विद रिचा। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और ये है हमारी एस्ट्रोलॉजी सीरीज जिसमें आज मेरे साथ जुड़ रही हैं जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, मैरिज काउंसलर अलिफिया सैयद जी। अलिफिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद रिचा में। मैंने तो सिर्फ इतना ही बताया, मैं चाहूँगी थोड़ा सा अपना इंट्रैक्शन आप और दे दें हमारे व्यूअर्स को। To begin with, Om Gan Ganpate Nama. I'm Dr. Alifia Sayyed, astrologer, numerologist, marriage counselor, Reiki healing. तो जो कुछ भी ओकल के अंदर आ सकता है, everything. तो एक बात बताइए ना, जो भी देख रहा होगा उसको सबसे पहला सवाल ये आएगा कि इस्लाम में क्या इन बातों की मान्यता है? एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं? इस्लाम ठीक है, one of the part है. ओके, बॉर्न इन अ फैमिली, उसको जुतला नहीं सकती. और मोर लकी दैट मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ, इंडिया में मेरा बर्थ हुआ है. और उससे भी और ज़्यादा लकी ऐसे फैमिली में बॉर्न हुई हूँ जहाँ पर दिवाली में लक्ष्मी माँ की पूजा होती है, गणेश हम सेलिब्रेट करते हैं, हमारे घर गणपति हम बिठाते हैं. एंड दिस इज़ जो है ये अभी से नहीं है, ग्रैंडफादर के टाइम से. ग्रैंडफादर जो थे मेरे दादाजी लाल किताब एस्ट्रोलॉजर थे. अच्छा. और बॉम्बे इतना सेक्युलर है और भी कि वहाँ रिलीजन बहुत नेक्स्ट हम गिनते हैं. वहाँ इतना आई थिंक हम साथ में रहते हैं. और मैं पली बड़ी भी हूँ एक प्रॉपर लोअर परेल, जो एक प्रॉपर हम कह सकते हैं बोलने के लिए एक हिंदू एरिया था या जो भी थे, लाइक यू नो. सो बट ऐसे कभी रियलाइजेशन नहीं हुआ, नहीं होने दिया. इनफैक्ट जैसे कि मेरे बच्चों को अगर मैं पूछ ले, कोई भी पूछ ले अगर क्वेश्चन आपका रिलीजन क्या है, उनके एक्चुअली फेस पे क्वेश्चन मार्क होगा. अच्छा. कि आप क्या पूछ रहे हो. बट अगर वैसे सोसाइटी की बात करें तो आपको लगता है हाउ मेनी मुस्लिम्स वुड यू नो जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते होंगे? आई हैव बहुत सारे. अच्छा. बहुत सारे. मेरे पास दुबई के क्लाइंट्स हैं, सऊदी अरेबिया के क्लाइंट्स हैं, इजिप्ट के क्लाइंट्स हैं, और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मुंबई के. मेमन फैमिलीज जो एक वन ऑफ द सब कास्ट ऑफ मुस्लिम फैमिली. सो बिल्कुल अगर सी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ये जो है ओकल साइंस, ये बहुत साइंटिफिक है. एस्ट्रोलॉजी जो है ना ये कुछ नहीं बट प्लानिटरी जो पोजीशंस है वो ह्यूमन को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है लाइफ को, बस वो है. प्लैनेट्स आर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन लाइफ. एस्ट्रोलॉजी ना कोई मैजिक है, ना कोई क्यूरेटिव टूल है, ना ही कोई शॉर्टकट है, ना ही एस्केपिज्म है. ओके, ये एक जैसे एक जीपीएस है टू गाइड यू कि ये राइट टाइम है. अगर आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाता है तो भले फिर वो मैरिज के लिए हो, मैं इस लड़की की शादी करूँ नहीं करूँ, जॉब के लिए हो, कौन सा बिजनेस है, इज़ इट अ राइट टाइम, मेरा बिजनेस करने का राइट टाइम है, ये राइट बिजनेस है मेरे लिए. बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये गाइडेंस है. या तो आप बिज़नेस कर सकते हो पर अभी मत करो, फिर कौन सा बिज़नेस करूँ. अगर मेरे बच्चे को करियर काउंसलिंग करना है तो कौन सी करियर काउंसलिंग. कई बार ये भी होता है, जैसे बस आने से पहले एक क्लाइंट कॉल था जहाँ पे एक 17 साल की बच्ची के ब्रेस्ट में एक लंप है. सबने डरा दिया उसे, वो खुद भी बेचारी बहुत डर गई कि यू नो इट कुड बी कैंसरियस और समथिंग लाइक दैट. नाइस ऑफ द फैमिली, दे जस्ट कॉल्ड मी कि हम डॉक्टर से आज मिलकर आए, कल टेस्ट है, व्हाट डू यू थिंक. एंड बिल्कुल प्रॉमिस नहीं है. आई वाज लाइक टेंशन मत लो, चिल करो. आपका जस्ट अभी 14 मई को एक ट्रांजिट हुआ है राहु केतु का. वो जो है केतु इसके जुपिटर से मिल रहा है, तो इसके जो एक 1.5 साल तक है, बिकॉज केतु जो है 1.5 साल तक बैठने वाले हैं, 18 मंथ्स बैठने वाले हैं राशि नंबर 5 में. तो इसकी वजह से इसका एक 18 मंथ्स तक हॉस्पिटल विजिट्स चलेंगे. और कुछ रेमेडीज़ है वो कर लो और बहुत अच्छे से बिंदास जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सब रिपोर्ट ठीक आने वाली. एंड आई जस्ट गॉट अ मैसेज टुडे मॉर्निंग, एवरीथिंग इज़ फाइन. सो एस्ट्रोलॉजी इज़ अ गाइडेंस, दैट्स इट. ये कोई मंत्र चंत्र नहीं है, कोई मैजिक नहीं है. कई बार ना ये डिबेट हमेशा चलता रहता है कि सुपरस्टिशन, कि हम बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करके अपनी लाइफ के डिसीजंस मतलब जो होना है वो तो होगा ही.
तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंट्स किस चीज़ के लिए होने चाहिए, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द सिचुएशन जो होने वाली है, बिल्कुल। या आप उस सिचुएशन को चेंज कर सकती हैं? चेंज तो हम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई बोल रहा है ना मैं चेंज कर दूंगा, जैसे आजकल मैंने देखे हैं बहुत सारे रील्स चल रहे हैं, लोगों की डेथ्स प्रिडिक्ट हो रही है, लोग अपने आप को मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजर भगवान समझने लग गए। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, डेथ हर एक हम कैलकुलेशन से कर सकते हैं, इट्स अ कैलकुलेशन, प्लानिटरी कैलकुलेशन, कोई जादू टोना नहीं है, कोई इंट्यूशन नहीं है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी डेथ कब आएगी, कौन से दिन आएगी, कौन से चरण में होगा। अच्छा जी, ये सब कुछ हम प्रिडिक्ट कर कभी सकते किया हैं। आपने किसी के लिए? हाँ किया है, पर मैं सिर्फ उन्हीं के लिए करती हूँ अगर हॉस्पिटल से कोई कॉल आता है कि बहुत बीमार है। हाँ नहीं, डॉक्टर ने कहा है पैसे नहीं है और लाइफ सपोर्ट पे डालना है, तो क्या करें मैम, डालना चाहिए या तकलीफ देनी चाहिए सोल को, उसी टाइम पर आई विल डू माई कैलकुलेशन। अदरवाइज़ ये कोई मजाक नहीं है, डेथ प्रिडिक्शन कर लो। और मतलब मुझे ऐसा लगता है आप एस्ट्रोलॉजर्स नहीं हो, आप मजाक उड़ा रहे हो बहुत अच्छी विद्या का। अपने विद्या से ज़्यादा जो चीज़ आपके लिए ब्रेड बटर है, आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। So you are the third generation astrologer in the family? नो एक्चुअली आई एम द सेकेंड। माई फादर, मेरी उनमें से कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं है। जब ग्रैंडफादर एस्ट्रोलॉजी करते थे, लाल किताब एस्ट्रोलॉजर थे, उनके जो भी क्लाइंट्स थे ज़्यादा करके ऑल मारवाड़ीज, गुजरातीज, बिजनेस पीपल थे, जो बोलते ना बिजनेस में बहुत अच्छे थे पर लिखने पढ़ाई में नहीं थे। तो मैं उनको हेल्प करती थी वीकेंड्स पर रेमेडीज लिखने। अच्छा। सो वैसे शौक से करने लग गई। ऑफ कोर्स फिर जो छोटी ट्रीट मिल जाती थी दादा से एंड ऑफ द डे, उसके शौक में, लालच में, ग्रीड में, एंड आई डेवलप्ड इट। फिर सीखा कैसे? उनसे सीखा ऑफ अच्छा, कोर्स, उनसे लाल किताब उनसे सीखी, और बाद में बहुत ब्रश अप किया है स्किल्स को। जैसे कि रेकी सीखा, बहुत सारे गुरुज हैं मेरे, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखी है मैंने, साउथ में मेरे गुरु है, लाल किताब और सीखा है, वो भी एक, नॉर्थ में भी एक गुरु है। सो काफ़ी है, अलग अलग जगह से जितना भी अभी तक पढ़ाई करती हूँ, बहुत पढ़ती हूँ। ये बुक्स देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी कि आप भी एक रीडर हो। एक्चुअली बहुत किताबें हैं, मेरा घर भी जस्ट ऐसे ही है, बहुत किताबें हैं। चलिए, तो अब हम आज के स्पेसिफिक टॉपिक पर आते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने ये सोचा था कि आज का जो पॉडकास्ट है हम एकदम फोकस्ड रखेंगे, उसमें बात होगी शादियों की, और शादियों में ज्योतिष की भूमिका की, उसके रोल की, बनते बिगड़ते रिश्तों की, रिश्ते क्यों टूटते हैं, और क्या किसी तरीके से, किसी उपाय से किसी बिगड़ी हुई शादी को या टूटती हुई शादी को, टूटते हुए रिश्ते को बचाया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए आज अलिफिया जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं समझना चाहूँगी, हम पहले रिश्तों की बात करें अगर। अब ये होता है भाई, मैरिजेस आर मेड इन हेवन, इस तरह की बहुत सारे कहावतें, मुहावरे होते हैं। बिल्कुल। आपके पास अगर जैसे दो जनपत्रियाँ आई कि भाई इनकी शादी होनी चाहिए या नहीं, तो आप लोग क्या देखते हो? बाकियों का पता नहीं, बट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं हमें ये देखना है, उनके टेम्परामेंट्स, उनके ईगोज़, सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्जिविटी, हेल्थ, फर्टिलिटी, प्रोजेनी, फिर इसी के साथ इनकी हेरिडिटी, कोई इलनेसेस हैं वो, फाइनेंशियल। पहले के ज़माने वाले लोग बोलते थे शादी के बाद बर्बाद हो गया, या शादी के बाद बीमार ही पड़ रही है, तो ये वर्क करता है। क्योंकि जब शादी होती है, जब आपके फेरे होते हैं, या जब भी शादी होती है, जो भी हम रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, चार्ट्स मिलते हैं दोनों के, दोनों पार्टनर्स के, और फिर वो भी साथ में काम करते हैं। तो हमें ये सब देखना एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट आजकल तो अभी आज के ज़माने में तो बहुत हो गया कि बहुत लोग कहते हैं हम नहीं मानते, या हमारी तो चार्ट ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं। और कभी कभी होता है कि एक फैमिली चार्ट बिल्कुल नहीं मानती है और एक फैमिली मानती है। कभी आपने ऐसे देखा कि व्हेन थिंग्स डिडंट वर्क और बाद में एक आफ्टर थॉट की तरह लोग अपना चार्ट लेकर आए आपके पास? आफ्टर थॉट क्या, बिफोर भी हुआ है, कई बार ऐसे भी हुआ है जो सालों से जुड़े हुए क्लाइंट हैं, उनके बच्चों की ऑफ कोर्स लव मैरिज, शादी करना चाह रहे हैं, मम्मी आ गई है चार्ट लेकर के मिला दो, अभी आप बता दो क्या ही है अब कुछ। तो पहले तो मेरा ये क्वेश्चन होता है कि मिलाकर हम क्या ही कर लेंगे, जब उनको थालियां जब सब बजेगी घर में, तब हम देख लेंगे क्या रेमेडी करना है। और नहीं, बट जोक्स अपार्ट, अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हो, आप अरेंज मैरिज में तो ऑफकोर्स हम मिलाते, हमें आई थिंक चार्ट मिलाना चाहिए। बिकॉज अगर हमें वो पता चल जाएगा एक पैच कि ये रफ पैच है,
तो इस पैच में आप रेडी रहोगे, कोई एक चुप हो जाएगा, कोई एक हमारे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को है उसके लिए जिप अप कर देगा, तो एटलीस्ट यू आर रेडी फॉर इट। जैसे मैंने कहा आपको, हाँ, इसको एस्ट्रोलॉजी को एज जीपीएस की तरह यूज़ करो, गाइडेंस मेरी लाइफ में कैसे जाना है। ऐसे नहीं मैं क्रॉस रोड पर आकर अब डिसाइड करूं, जैसे कि हमेशा हम एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं, जो नहीं भी बिलीव करते हैं, जो नहीं भी बिलीव करते वो एस्ट्रोलॉजी के पास तभी जाते हैं जब वो क्रॉस रोड पे खड़े होते हैं और अब पता नहीं कोई रिटर्न बैक जाने का रास्ता नहीं बचा है। एंड देन हमारे जो बहुत सारे मेरे एस्ट्रोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं, या तो जो मैं कह सकती हूँ कलीग्स हैं, ये लोगों ने रेमेडीज़ के नाम पे इतना सब कुछ गंद मचा दिया है कि ये कर लो और ये हो जाएगा, ये कर लो और वो हो जाएगा। रेमेडीज़ जादू नहीं करेगी, तंत्र नहीं है। लाल किताब रेमेडीज़ भी कोई तांत्रिक रेमेडीज़ नहीं है कि आपने कर लिया और हो जाएगा। तो इसीलिए अगर वो रफ पैच आने वाला है आपके लाइफ में, सो इट्स बेटर कि हम उसके लिए पहले रेमेडीज़ कर ले या प्रिपेयर कर ले। ऐसे नहीं कि वो चीज़ नहीं होगी, पर एटलीस्ट कम इन्फ्लुएंस होगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि हमने वो प्लैनेट्स के दान कर दिए। तो थोड़ा सा जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई गुण मिल रहे हैं, इतने गुण मिल रहे हैं, उतने गुण मिल रहे हैं, तो थोड़ा कुंडली मिलान के बारे में हमें बताइए कि कोई ये भी मैं सुनती हूँ कि भाई पूरे सारे गुण नहीं मिलने चाहिए, अच्छा नहीं होता, तो कि क्या है, व्हाट इज कुंडली मिलान? वो भी ठीक है कि सारे नहीं मिलने चाहिए, बिकॉज एक्सेस ऑफ शुगर तो अच्छा नहीं होता है ना, वो भी है। और कुंडली मिलान यही है, जैसे मैंने आपको कहा कि गुण तो मिलने ही है, तो वो गुण क्या उसी है? के साथ गुण ये वाली तो नहीं है जो ईगो और ये सब नहीं, ये सब ये इसके ही संस्कृत में, अच्छा, जैसे कि हम देवगण, मनुष्यगण, अगर आपने कभी सुना होगा, तो ये सब ही वही हम है। बट मैंने आपको एकदम सिंप्लीफाई करके अपने दर्शकों के लिए बताया है कि हम ये सब सारी चीज़ें मैच करते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है वो लॉन्जिविटी होती है कि आपकी लाइफ कितनी लॉन्ग है, और हेल्थ इशू। अच्छा, फिर उसके बाद आता है कि कोई सेपरेशन के आगे योग है क्या, या कोई जैसे कि हम कोई कभी कपड़े खरीदने जाते हैं हम, राइट, फॉर एन एग्जाम्पल, हम सब कुछ देखते हैं ना, एक प्राइस टैग देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, कंफर्ट देखते हैं, तो बस हमें सब कुछ सारे बॉक्सेस टिक होने चाहिए। कई बार ये भी हुआ है, लोगों ने कहा है कि हमने तो सारे ही, मतलब बाद में जब मेरे पास आए, हमने तो मैच करा था, पंडित ने कहा था बहुत मैच है, फिर भी नाउ वी आर सिटिंग एट अ स्टेज ऑफ डिवोर्स, सेपरेशन नहीं बनती हमारी। तो अगेन मैं ये कहूँगी, आप एस्ट्रोलॉजी है ना, एक आर्ट पीस है। ये शायद मेरी नज़रिया इस चीज़ के लिए ऐसा होगा, कोई और एस्ट्रोलॉजर का या तो कोई और पंडित का कुछ और होगा, ठीक है, उनके लिए शायद ये ठीक होगा। मेरे लिए, जैसे कि मैं जब भी एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स मिलाती हूँ, मैं कभी ऐप नहीं यूज़ करती। अच्छा, हाँ, मैं मैन्युअली करती हूँ। हाँ, बिकॉज मैं चार्ट के ऊपर चार्ट रखती हूँ। अगर आपका जुपिटर 7th हाउस में है और दूसरे का जुपिटर केतु 7th हाउस में है, तो अब क्या हो गया ना, जुपिटर केतु आ गया है, तो इसमें क्या होगा, जब भी शादी होगी, जिनका जुपिटर है उनके हेल्थ इश्यू शुरू हो जाएंगे। बिकॉज जुपिटर हमारे जीव कारक है, हेल्थ के कारक है प्लैनेट, और हमारे पार्टनर का केतु आ गया, तो हेल्थ बिगड़ने लगेगी। तो ये मैन्युअली किया जाता है। फिर उसके बाद मैं परसेंटेज निकालती हूँ कि कितने परसेंटेज दूंगी, और मैं क्लियरली बोलती हूँ हर एक पॉइंट को 10 पॉइंट्स, 9 प्लैनेट्स 90 पॉइंट्स, कितने, देन आई टेल देम इतने परसेंटेज है, अब आप डिसाइड कर लो करनी है कि नहीं। सो दिस इज हाउ आई डू कुंडली मिलान, और नहीं कि ये और ये डाल दिया। और आज तो इतने सारे ऐप्स अवेलेबल है जहाँ पर मोस्टली कंपैटिबल दिखाता है। कई बार क्लाइंट्स आकर बोलती है, मैम वो तो कंपैटिबल दिखा रहा है, आप क्यों कैसे बोल रहे हो? तो हम लाइक ठीक है, वही सुन लो फिर। तो आप ऐप्स पर नहीं विश्वास करते? फॉर कंपैटिबिलिटी नहीं, कंपैटिबिलिटी नहीं, बिकॉज ये जो तरीका है ये थोड़ा सा एंशिएंट है, ग्रैंडफादर का है, बट सटीक है। अच्छा, कुंडली नहीं मैच की लेकिन लव मैरिज हो रही है जी, क्या करें फिर? एक्चुअली कुंडली नहीं मैच की और लव मैरिज हो रही है, हमारे जो भी स्पाउस है ना, ये हमारे पास्ट लाइफ, हमारे कर्मा है। वन ऐसे कर्मा है ना, अगर आपको लोगों ने मना कर दिया है, सबने मना कर दिया है, मत करो शादी, एस्ट्रोलॉजर ने मना कर दिया है, घर वाले बोल रहे हैं, सबको दिख रहा है कि ये नहीं चलेगी, इनके साइकोलॉजिकली ओनली दे आर नॉट कंपैटिबल, ठीक है, फिर भी ये कर रहे हैं, तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपको पास्ट लाइफ में इनको देना बाकी था। हमारा लेन देन जो है ना, अकाउंट सेटल नहीं हुआ था, तो इसलिए हो रही है।
कई बार हम कहते हैं ना 7 जन्म तक रहोगे, या जो ये 7 जन्म पता है किसको मिलेगा? जब आप एक दूसरे के लिए विदाउट एक्सपेक्टेशन बहुत कर रहे हो, अच्छा, आपको तब जाके वो ही सेम स्पाउस साथ, एंड दोनों को करना है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को करना है। हम अभी हमारे में क्या हो गया ना, एक अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने गलती भी किया ना, मैं घर आने के बाद आपको मुझे माफ़ करना चाहिए। जैसे कि मैंने बहुत केसेस देखे हैं जब मैं काउंसलिंग करती हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है, फिर हम शेर भी बनते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि पार्टनर आपको 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में फॉरगिव कर दे। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस है फॉरगिविंग। और अगर आप पे चीट हुआ है या तो वो किसी और से अट्रैक्टेड है, हो सकता है उनके भी कर्मा होंगे, पास्ट लाइफ, उनका कनेक्शन था, उनका मिलना था। हम हमारी लाइफ में जिनसे भी मिलेंगे, हमारे कर्म हम चुका रहे हैं उनके साथ। तो वो आप लोग, आप जब चार्ट देखते हैं तो आपको समझ में आता है? वी कैन सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा कि नहीं, ये भी देख सकते हैं। अच्छा, या चल रहा है कि नहीं, वो भी देख सकते हैं। प्लैनेट के प्रॉमिस होते हैं और कितने वक्त तक चलेगा। कुछ अगर ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 3 साल से ऊपर है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है टू ब्रेक दैट बॉन्ड। तो आप तो एक ऐसे शहर में, तो माया नगरी है, वहाँ बिल्कुल। तो हर दूसरे दिन इस तरह के, और आप मैरिज काउंसलर भी हैं, मतलब ये आप मतलब कैसे पूछूं ये सवाल मैं, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज ने आपको मैरिज काउंसलर बना दिया? बिल्कुल, एक्चुअली मैंने पीएचडी लेटर की है, बहुत लेटर, ड्यूरिंग लॉकडाउन। अच्छा, तो इन रिलेशनशिप काउंसलिंग? यस, सो वही यू नो, क्यूरोसिटी, वाई, रीजनिंग आउट। तो इट्स जस्ट दैट, बिकॉज आपने जैसे कहा, जहाँ रहती हूँ और जो फ़ोन कॉल्स हैं और जो आजकल के लोगों की जो ट्रबल्स हैं, ये यही है, रिलेशनशिप्स। सबसे बड़ा इशू रिलेशनशिप में आप कह रहे हो कि मतलब मैरिज में सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल? बिगेस्ट, हाँ, द बिगेस्ट रिलेशनशिप इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सेकेंड इज इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट। थर्ड आता है फाइनेंस। जब मुझे कोई आके बोलता है ना, वो पैसे नहीं कमा रहा था इसलिए मैं छोड़ रही हूँ, तो मुझे लगता है बेवकूफ़ मुझे मत बनाओ, ठीक है। पैसा ये तीसरा बहुत बहुत पीछे आता है। पहले तो आपको वो तोड़ने के लिए उस चीज़ को, अगर आप मैरिज में हो जहाँ आपने कोई भी शादी तोड़ने के लिए नहीं करता, निभाने के लिए करते हैं, राइट। तो अगर डोंट कम एंड गिव द रीजनिंग वो मुझे छोड़ के चले गई बिकॉज मैं अच्छा नहीं कमा रहा था, ये बाद में आता है। पहले बहुत कुछ आता है, जैसे कि सारे हर एक नंबर की एक प्रकृति है। जैसे कि नंबर 5 वाले लोग, वाइफ हो या हस्बैंड हो, अगर इनको इनके लाइफ में अपने पार्टनर से फेयर डील नहीं मिल रही है ना, फेयरनेस नहीं मिल रही है ना, ये आपसे बहुत डिटैच हो जाएंगे। और फिर जहाँ से अटेंशन देने के लिए तो बाहर बैठे ही है, वर्क हस्बैंड वर्क वाइफ। ये वर्क हस्बैंड वर्क वाइफ क्या होता है? वर्क हस्बैंड वर्क वाइफ ये होता है जो हम, एक तो हमारा घर है और एक हमारा दूसरा घर है जो हमारा वर्क प्लेस है। वहाँ पर भी तो ह्यूमंस है, वहाँ पर भी अटेंशन मिलता है, वहाँ पर भी आप खाने साथ में बैठते हो, वहाँ पर भी आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो जो घर पे नहीं मिल रहा है। तो बिकॉज आप एक बहुत लंबा टाइम एक्चुअली बाहर बिता रहे हो, तो वहाँ जो रिलेशनशिप बनती है, वो जो बनते हैं, हाँ, फिर वो तो ऐसे हो जाता है कि वर्क वाइफ जो है वो तो आप बोले कि आपको टिफिन भी मत लाओ, मैं आपके लिए बना कर लाऊंगी। ये सब होता देखते हैं आप लोग? बिल्कुल, रोज देखते हैं। और इनफैक्ट मुझे जब ऐसे कोई क्लाइंट आते हैं जो पुराने क्लाइंट हैं जिससे मैं थोड़ा, हम वी आर वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू, मेरा सवाल यही होता है उनसे कि वफा किससे और निभा किससे रहे हो। इट्स वेरी कॉमन थिंग। सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स वी आर, मतलब जो है आजकल के प्रॉब्लम्स। उसके बाद आता है मेंटल हेल्थ, उसके बाद आता है फाइनेंशियल। तो अब जैसे कोई डिवोर्स के एकदम उस पर खड़ा हुआ है कि अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, आपके पास आए, तो अब एक तरफ से तो आप मैरिज काउंसलिंग भी करती हैं, आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं जी। तो आप कैसे उस शादी को बचाने की कोशिश कैसे कर सकती हैं? पहले तो अगर प्रॉमिस है सेपरेशन का, तो मेरे पास नहीं, किसी के पास भी चले जाए वो लिख दिया गया है और वो होगा ही। अच्छा, या वो मैं फिर केसेस लेती ही नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं उनको ये बता देती हूँ कि आपको इस पीरियड तक ये ख़त्म हो जाएगा, या तो फिर आपको अगर एक चांस लेना है तो दे दो, ऑफ कोर्स, बट ज़्यादा होप नहीं है। और जहाँ दिख रहा है कि ये सेपरेट नहीं होंगे, ये सिर्फ एक रफ पैच है, तो उन्हें जस्ट बोल देती हूँ कि थोड़ा रुक जाओ। अभी ऐसे समझ लो कि भाई हम एक दोस्त रह रहे हैं घर में,
अलग अलग बेडरूम में सो जाओ, ठीक है, मत एक रूममेट की तरह रह लो, बट ये पीरियड निकाल लो। जैसे जो जुपिटर ने अभी ट्रांजिट जो हुआ है मिथुन राशि में इसी मंथ, लास्ट मंथ मई में, जो इनका जो ट्रांजिट हुआ है, बहुत सारी शादियां बचेगी। मैंने लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों को कहा था कि डिवोर्स मई के बाद फाइल करना, रुकना मई तक, मई 2025 तक। हाँ रुकना, क्योंकि आपका माइंड चेंज हो जाने वाला है। यू विल एक्चुअली थिंक यार मेरा पार्टनर इतना बुरा नहीं जितना मैं कोसती हूँ, या मैं जितना समझता हूँ इतनी बैड तो नहीं है वो। अच्छा, जी, तब आपको लग रहा है वो फेज शुरू हो गया? आर यू गेटिंग दैट फीडबैक? या आई एम ऑलरेडी गेटिंग द फीडबैक कि वी आर गुड, वी आर बेटर। ऑफ कोर्स फिर उसके साथ रेमेडीज भी है। हाँ, या अगर काउंसलिंग लेना चाहे दोनों भी तो ठीक है, ऑफ कोर्स काउंसिल। और जैसे काउंसिल में तो मोस्टली आकर बैठ के लड़ाई होती है और एक दूसरे को ही पिन पॉइंट किया जाता है, बट इसे फर्स्ट काउंसलिंग में होता है, उसके बाद फिर सुधर जाते हैं हम। तो अगर जैसे कुंडली नहीं मिली, आई एम गोइंग बैक टू दैट, जी। उसमें लेकिन शादी करनी है तो आप जी। उपाय बताती होंगी? हाँ जी, तो किस तरह के उपाय? मोस्टली है ना, मैं ये सभी से करवाती हूँ। अगर किसी की शादी हो रही है, डेट फिक्स हो गई है, या तो मुझे शादी का इनविटेशन आया है, कार्ड आया, ये एक रेमेडी है जो हम सबको करना चाहिए जब भी आपकी बच्चों की शादी हो रही है, खुद की शादी हो रही है। ये जो रेमेडी है आपको ये सबको ही करना है शादी के दिन। पेरेंट्स कर ले, या तो भाई बहन कर सकते हैं आपके बिहाफ पे। अगर आपकी बेटी है, उसकी वेट के हिसाब से कच्चा राइस उसके साथ भेजिए, अच्छा, विदा के उसके समय। ससुराल विदाई के समय। और इसके साथ केतु की रेमेडीज करनी है हमें। जैसे कि अगर डॉग शेल्टर्स है, वहाँ पे डॉग्स को फीड करवा दो लड़की शादी के दिन। शादी के दिन? हाँ, अच्छा। लड़की वालों को भी और लड़के वालों को भी, ये दोनों साइड के लोगों को करो, केतु के दान करवा दो। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। और अगर ऐसा हो रहा है कि मतलब ये अगर जनपत्री मैच, सॉरी कुंडली मैच भी करे तो भी? किसी की भी नहीं भी मैच कर रही है, आपको करना ही है, एडमेंट ही हो आप, तो आप ये रेमेडी कर दो। ये लाल किताब की रेमेडी है। मेरे ग्रैंडफादर ये रेमेडी देते थे जब भी किसी की शादी होती थी। लाइक हमारे भी घरों में जब हमारी शादियां हो रही थी, वी डिड द सेम रेमेडी। सो ये एक रेमेडी है। और सेकंड चीज़ आई वुड ऑलवेज से कि आपकी जो वेडिंग रिंग होती है, इसको कभी रीमेक मत करो, इसे कभी बेचो मत, हो सके तो पहने रखो। नहीं पहन रहे हो, ओल्ड फैशन हो गई है तो रख दो, बट रीमेक मत करो और बेचो मत। हाँ, और अगर डिस्टर्बेंस शुरू हो गई है आपके मैरिज में, आपको लग रहा है, तो आपको मून की रेमेडी करनी चाहिए। मून को आपको सेटल करना चाहिए। किसी के लिए भी? सब पर लागू है ये? सी देखिए, अभी ये सब पे लागू नहीं, लाइक ये जो मैं आपको जो रेमेडीज बता रही हूँ, ये कोई भी करेगा तो साइड इफेक्ट नहीं आएगा। बट हम चार्ट देखकर स्पेसिफिकली रेमेडी, जैसे कि सिनारिस्ट सबको नहीं चलती ना, है ना, इसीलिए एक ही दवा नहीं बनी ना दुनिया में, बहुत सारी दवाएं बनी हाँ, वो तो हैं। फिर चार्ट स्पेसिफिक होता फिर है। चार्ट स्पेसिफिक, फिर रेमेडी भी स्पेसिफिक होती है। या किसी भी दो बंदे का चार्ट सेम नहीं होता। मैंने आज तक नहीं देखा किसी दो बंदे का चार्ट सेम। रेमेडीज कैसे सेम होगी? और ये भी देखना होता है कि हम जहाँ रह रहे हैं सिटीज़ में, वहाँ पे आप जो रेमेडी दे रहे हैं वो कर भी पाए, है ना। जैसे अगर मेरा कोई क्लाइंट सऊदी में है, मैं उनको ये रेमेडी नहीं दे सकती कि गणेश जी मंदिर जाओ और कुछ चढ़ा कर आओ। वो तो बोलेंगे मेरे घर में बिठाया है मैंने, वहाँ कुछ कर लो तो बता दो। तो फिर मुझे उन्हें कुछ और रेमेडी देनी होगी। ठीक है, तो वहाँ फिर के हिसाब हाँ, से। वहाँ के हिसाब से। अच्छा, कुंडली मिल गई है तो क्या बिल्कुल गारंटी है कि शादी अच्छी चलेगी? 80 to 90% यस। आइडियल सिनेरियो है ये, और देखी है मैंने चलते हुए आइडियल सिनेरियो। बट कभी ऐसा भी देखा है कि कुंडली बहुत अच्छी मैच की थी और फिर भी लड़ते झगड़ते आ गए? मेरे साथ नहीं हुआ है कि मैंने मैच किए और फिर लड़ते झगड़ते आ गए। ये सुना है मैंने बहुत बार। हमारे पंडित ने तो बोला था 32 गुण मैच कर रहे हैं, पर मैम ये क्या हो गया। हाँ जी, पर जब मैं मैन्युअली उसको मैच करती हूँ तो मैं उसको 30% भी नहीं दूँ। शादी में मुहूर्त निकालने का जो होता है, जी। तारीख, और उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है? बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसे हो ना पर्सन कि आप कुछ नहीं मानते हो, मुहूर्त नहीं मानते, नक्षत्र नहीं मानते, चरण कौन से चरण में करे नहीं मानते, पंचांग में बिलीव नहीं करते, ओके, आई वुड जस्ट से आपका जो बर्थ डेट है ना, वो उस नंबर पे आप शादी कर लो। आप अगर 6 जून 6 जुलाई बॉर्न हो, तो 6 ठीक है, तो आप 6 तारीख को आपके जो भी शुभ काम है ना, आपके डेट ऑफ बर्थ पे कर लो। अच्छा, हाँ, चीज़ें एटलीस्ट बहुत हेवायर नहीं जाएगी। एटलीस्ट आप अपने नंबर पे, जो नंबर का जो पावर है आपका, आप उस पे चीज़ें कर रहे हो। अच्छा, आपने नंबर का जिक्र किया तो मैं पूछना चाहूंगी, कई बार एक कंफ्यूजन होता है कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ
आपका नंबर है या फिर डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर का टोटल करके आपका नंबर है? सो न्यूमरोलॉजी में 3 इंपॉर्टेंट है. वन इज अ डेट ऑफ बर्थ, वन इज आपका जो टोटल है. सो डेट ऑफ बर्थ है उसको हम सोल नंबर कहते हैं, हमारा सोल है वो. जब हम एड ऑन करते हैं वो सोल मिशन होता है, हम उस मिशन पे आए हैं जो नंबर आता है. और जो हमारा नेम नंबर होता है वो हमारा कार्मिक नंबर होता है. इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ प्लीज़ सोच समझ के बच्चों के नाम रखो. कुछ उठ पटान 2 पेरेंट्स के नेम आधे आधे लेकर जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता, ऐसे नाम मत रखो. बिकॉज बाय द टाइम उनकी जब टाइम आएगा ना, उनकी करियर का, उनके फ्यूचर लाइफ का, उनका जो नेम का प्रभाव बहुत इफेक्ट करेगा उनकी लाइफ में. कई बार ये भी देखा है मैंने कि रेमेडीज़ कर लिया, सब कर लिया और चीज़ें नहीं चल रही है उस पर्सन के लिए, सिग्नेचर पे वर्क करो. Yes, it's very important. आप उस पर भी करती हैं? I'll tell you signature is why important. हम सब मानते हैं ना हमारे नसीब में जो लिखा गया है, written. So हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे इंजीनियर्ड है कि जो लिखा गया है उस पर बिलीव करता है, भले वो पेपर पे लिखा गया हो या वो स्टोन पे लिखा गया हो. हमारा वैसा हम इंजीनियर्ड है, हम ह्यूमंस. तो इसीलिए आप जो सिग्नेचर करो ना, भले ही हम वो सिग्नेचर कैजुअली कर देते हैं? कैजुअली कर देते हैं, या तो हम शायद ही अभी तो कभी चेक पे साइन कर रहे होंगे, है ना, सब कुछ ना डिजिटल हो गया है. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जब भी हम सिग्नेचर चेंज, कोई अगर आपको कहता है कि करो, इस तरह से करो, मेक श्योर करो कि आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो रोज़. बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड को जाना चाहिए कि अब ये मेरा नया सिग्नेचर है, आप अभी इससे इंजीनियर्ड हो जाओ, अभी इस पे बिलीव करो. तो आपको एक कुछ लगातार कुछ टाइम तक करना चाहिए. और मैंने बहुत लोगों की लाइफ में इंक्लूडिंग द सेलिब्रिटीज़ चेंजेस देखे. इम्पॉर्टेंट है वो जी, बिकॉज वो आपका कर्मा नंबर है, तो इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है. अच्छा, मेरा सोल और सोल मिशन तो सेम है, नाम का मैंने कभी करके ही नहीं देखा. ठीक है, हम करेंगे. बिल्कुल. वो भी करेंगे, सिग्नेचर भी करेंगे. हाँ, तो हम, मेरे एक क्लाइंट है, वो उनकी एक ही बेटी है, बिल्डर है. तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट वो कर रहे थे. फिर उन्हें ऐसे हुआ कि बस अब मेरे को क्या ही करना है ना इतने पैसों का, और मतलब ठीक है एक ही बेटी हो जाएगा उनके लिए. मैंने उनकी सिग्नेचर चेंज करवाई है. और मैंने बोला है उनको, अब आप देखो आपका कैसे माइंडसेट चेंज होगा. बिकॉज अभी आपकी जो सिग्नेचर है ना, वो एक किंग की सिग्नेचर है. यू गोना रूल. जो चेंज करा है एक्चुअली उनका मुझे एक 3 वीक के बाद फ़ोन आया कि थैंक यू वेरी मच, आई थिंक आई विल डू दिस प्रोजेक्ट. क्या ही है, मेरी बेटियों के लिए और मैं फ्लैट्स और सब कुछ चीज़ें रख कर जाऊँगा, फाइनेंशियली और स्ट्रॉन्ग कर जाऊँगा उसको, जितना यूज़ करके करेगी, वरना दान कर देगी. समझो ये इतना मैटर करता है हमें सिग्नेचर. और एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए या स्पेशली अच्छी मैरिज के लिए घर का वास्तु कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है. affect? एल्केमी ऑफ स्पेस है वो. तो वहाँ पर भी हमारे पास जोन है, जो रिलेशनशिप जोन है, जो अच्छा होना चाहिए. और हम सब एक्चुअली ना साउथ वेस्ट के पीछे भाग रहे हैं कि वो अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए. पर नॉर्थ ईस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, वो माइंड है. साउथ ईस्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है, वो ज़ील है. नॉर्थ वेस्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में अगर डिस्टर्बेंस होगी ना, अगेन वो मून का जोन है. वहाँ पर जो प्लैनेट है नॉर्थ वेस्ट में, वो मून है. मून इज़ आवर माइंड. अगेन कामनेस नहीं होगी. तो जैसे आप क्या देखती हैं ज़्यादातर, अगर कोई डिस्टर्ब रिलेशनशिप है उसके घर में क्या चीज़ आपको मिल सकती है कि क्या, कहाँ साउथ वेस्ट डेफिनेटली डिस्टर्ब होता है उनका. मतलब डिस्टर्ब एज इन, या तो वो कटा हुआ होगा. साउथ वेस्ट का जो कलर है वो है येलो, गोल्डन. वहाँ पे लाल चीज़ें होगी, लाल कर्टन्स होंगे, लाल पेंट होगा. और आजकल कुछ ट्रेंड चला है ब्लैक एंड वाइट का. सो ब्लैक एंड वाइट और एनी डुअल कलर, ओके, ये होता है केतु. ओके. तो उसे तो हमें भगाना है, मतलब उनके दोष कम करना है. राहु एंड केतु ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके दोष कम करना है, उसे हमें लेकर नहीं आना है. सो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर आप कैसे वास्तु कर रहे हैं, जैसे मैंने बहुत घरों में देखा है पिरामिड्स छत पे चिपके हुए. हमारे यहाँ भी लगे थे, देखा मैंने, वही है ना. हाँ. पिरामिड्स का साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, वो छत पर नहीं है, वो ज़मीन पर है. ओह, है ना. वो जब ज़मीन पे रखे जाएंगे तब वहाँ की एनर्जी, उस जोन की एनर्जी वो 108 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे. फ्लोर पे रखना चाहिए पिरामिड्स को? जी, एंड नॉट ऑन द छत. ये तो बहुत लोग आजकल जिस घर में चाहिए वो पिरामिड्स लगे हुए हैं. मैं यही बोल रही हूँ, क्वेश्चन करो, लॉजिक्स ढूंढो. बिकॉज एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों भी मैजिक नहीं है. लाइक आई सेड, ये साइंस है, प्लानिटरी कैलकुलेशन है, और
मतलब आप लॉजिक ढूंढो ना, क्यों ही पिरामिड को हम हवा में, वो एक्चुअल पिरामिड्स हवा में है क्या, ज़मीन पर है ना। उसको स्पेस सेविंग के लिए क्या लगाना शुरू कर दिया होगा आसमान। हमें तो आके किसी ने कंसल्टेंट ने बताया तो हमने लगा लिया। नाइस। इनफैक्ट हम यहाँ इंटरव्यू कर रहे थे, एक रीना जी हैं, हम्म। वो भी वास्तु कंसल्टेंट है, तो उन्होंने कहा आपका नॉर्थ बहुत हैवी है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी और जी। बहुत रेड था, कर्टन्स भी रेड थे। बढ़िया। तो इनफैक्ट उस शो में वो आप देखें तो उन्होंने कहा कि आप रेड कर्टन्स लगा के Lovely. ब्लू कर लीजिए, तो मैंने उसमें कहा कि बिल्कुल। अगले पॉडकास्ट में यहाँ पे ब्लू कर्टन्स होंगे। लवली। तो जितना रेड हम कम कर सकते इसे भी थे, यहाँ से येलो को थोड़ा सा कुछ एक थ्रो डालकर, हाँ नॉर्मल में हम उस पर कुछ डाल के रखते हैं। वाइट या तो, हाँ नॉर्मल में रखते हो तो बढ़िया हाँ। है, कुछ वाइट या तो ब्लू या तो पर्पल, ऐसे वाले एलिमेंट्स जो है, ग्रे विल आल्सो डू, क्योंकि ये नॉर्थ है। वो आप यहाँ पे थ्रो करके रखिए, बिकॉज येलो जो है अर्थ एलिमेंट है, पानी में कभी भी अर्थ नहीं वो होगी, मतलब वो दलदल बन जाएगा ना पानी में अगर हम सॉइल मिक्स करेंगे तो। येलो जो है वो स्टेबिलिटी, साउथ वेस्ट का कलर है, नॉर्थ का कलर नहीं है। हाँ तो इसको हम ऐसे कवर्ड रखते हैं। हाँ गुड, नाइस, कवर्ड रखिए। ठीक है जी तो वो हम लोग मुहूर्त की बात कर रहे थे। हाँ जी। तो मुहूर्त इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ अगर आपको समझ नहीं आया तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से कर लीजिए, बट अगर अगेन आपको अगर बहुत कन्फ्यूजन है तो अभिजीत मुहूर्त जो होता है वो बहुत ही पायस होता है। आप उस मुहूर्त में आपको शादी करना चाहिए, पंचांग के थ्रू हम देख सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त क्या होता है? तो बहुत सारे मुहूर्त होते हैं, तो वन ऑफ द मुहूर्त जो बहुत ही ऑस्पिशियस है और हम सारे अच्छे काम, स्पेशली शादी के काम हम उस मुहूर्त में कर सकते हैं। मुझे आपको एक पंचांग एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसके लिए जो बहुत डिफिकल्ट है 1 घंटे में। नहीं तो अभिजीत मुहूर्त इज में कर वेरी, लें। हाँ हमें बिल्कुल नक्षत्र चरण ये सब कुछ फॉलो करना होता है अगर डिटेलिंग में जा रहे हो तो, जो आई थिंक एनी पंडित कैन रिमूव वर्क फॉर यू, और वो कोई डिफिकल्ट काम नहीं, मतलब उनका काम ही है वो। नहीं बट जैसे अगर आपके पास कोई 2 लोग आए, आपको दिख रहा है कि भाई वो एज वी सेड लव मैरिज है, कुंडली मिल नहीं रही है, हाँ जी, तो फिर आप एटलीस्ट उसके लिए फिर बेस्ट मुहूर्त- मुहूर्त बोल दूंगी। अमावस के आसपास चीज़ें मत करो, अमावस के आसपास शादी मत रखो, ठीक है। फिर न्यूमरोलॉजी भी हम देख लेंगे कि हम कौन सी डेट पे कर रहे हैं, 8 पर ना करो, 4 पे ना करो। अच्छा जी। 8 और 4 पर क्यों नहीं? 8 और 4 पर इसलिए बिकॉज 4, 7 और 8 ये आपको कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका बर्थ डेट इस पर है, आपको पितृदोष है, आपके कार्मिक डेथ्स है। 4, 7 और 8 जी, इसलिए और 4, 7 और 8 एंड नंबर 6 आर वेरी प्रोन ऑल्सो टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बिकॉज 4, 7 और 8 को अपने पार्टनर से इंटीमेसी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। पर ये हम यूनिवर्सली कैसे अप्लाई कर सकते हैं? यूनिवर्सली देखा है मैंने मेरे चार्ट से, दिस इज माय ओन रिसर्च। और 4 मतलब आप 4, 7, 8 अब से वो डेट ऑफ बर्थ ही मैं करिए, डेट ऑफ पूरा बर्थ मंथ और वो भी कार्मिक ऑल्सो, द सॉरी द नॉट द कार्मिक, द सोल मिशन ऑल्सो। जी, जैसे कि नंबर 5 वाले जो मैं आपको डिस्कस कर रही थी, नंबर 5 वाले लोग हैं, अगर इनको अगर फेयर डील नहीं मिली अपने पार्टनर से, ये लोग दे विल स्ट्रे अवे बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी वो कहीं और से बाहर से मिल गया, दे विल स्ट्रे अवे, ओके, क्योंकि इनको बहुत जल्दी होती है चीज़ों की, ठीक है, नंबर 5 वाले। और नंबर 5 वाले अगर आपकी वाइफ है जो आपका सब कुछ घर वर सब संभाल रही है, अगर उसने आपसे 5-10 हज़ार रुपये मांग लिए और आपने रीजनिंग करने लग गए ना, तो वो मत करो। अगेन अगर आप चाहते हो आपका रिलेशनशिप बना रहे, आपका हस्बैंड 5 है, आपकी वाइफ 5 है, तो ये चीज़ों को फॉलो करो, रीजनिंग मत करो। कई बार औरतें नहीं बताना चाहती उन्हें पैसे क्यों चाहिए। और नंबर 5 वालों को अगर बिजनेस लो चल रहा है, या तो अगर वो जॉब कर रहे हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें अपनी 5 की एनर्जी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और 5 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती है अगर आप अपनी बहन और अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखो। और ऐसे कुछ लोग अगर उनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, नंबर 5 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग करो, मर्क्यूरी के दान करो। अच्छा जी, जैसे कि छोटी कन्याओं को खाना खिलाओ, छोटी जो बच्चियाँ होती है 9 साल से छोटी, उन्हें कुछ चॉकलेट या तो कोई ग्रीन कलर की चीज़ें दे दो, अपनी फैमिली में ही दे सकते हो आप, कपड़े दे दो ग्रीन कलर के, कोई ऑर्फनेज चले जाओ, वहाँ लड़कियों के लिए कुछ खरीद लो, खरीद कर दे दो वहाँ पर। इससे आप जो है ना नंबर 5 की जो है ना जो पावर है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। आमिर खान सर इज़ नंबर 5, उनकी बेटियों वाली मूवी इज़ अ हिट, जो उन्होंने बेटियों वाली जो उनकी मूवी थी दैट वाज अ हिट। उन्होंने उनकी बेटी के लिए भी बहुत अच्छा ही किया है, सब कुछ अच्छा ही। उनकी बेटी हैज़ कम आउट विद द थिंग ऑफ के शी हैड गॉन थ्रू डिप्रेशन एंड ऑल, मैरिड इन अ वेरी गुड फैमिली। ये सब जो भी है ना, अगर योर
योर डॉटर, अगर आपकी बेटी अच्छे घर में अगर ब्याह करके जा रही है, ये फादर के कर्मा होते हैं। अच्छा। हाँ जी, आप कैसे थे, आपने तो वो इसीलिए उनकी बेटी के साथ अच्छा होगा। एक अच्छी फैमिली मिल गई जो मेरा आपका अच्छे क्लाइंट से है क्या? जो अच्छे से रख रहे हैं। अगर अब मैं नंबर 6 के बारे में बात करूं, नंबर 6 वालों को हस्बैंड एंड वाइफ, अगर आपकी वाइफ नंबर 6 है, आपके हस्बैंड नंबर 6 है, इनको तो है ना, इनके स्पाउस को बहुत मतलब बहुत जान देंगे अपने स्पाउस के लिए। अच्छा। ठीक है, मतलब जब भी कोई मम्मीज आती है मेरे पास पूछने के लिए कौन से नंबर की लड़की हमें ढूंढना चाहिए, आई ऑलवेज टेल देम नंबर 2 या नंबर 6। और नंबर 6 को अगर अपने बोलते हैं ना रिश्ते को अच्छा रखना है, उनको अपना घर बहुत ब्यूटिफाइड रखना चाहिए। जैसे कि पेंटिंग्स चेंज करो, ट्विंकल करना। नंबर 6 वो हमेशा पेंटिंग्स बाय करती है, वो नहीं कर सकते आप, एक्सपेंसिव है। आपके डाइनिंग टेबल पर हमेशा फ्रूट्स रखो, ओपन रखो फ्रूट्स। इनफैक्ट अगर आपके फ्रूट्स जल्दी ख़राब हो रहे हैं, कल लाए आज ख़राब हो गए, दैट मीन्स जेलसी है, नेगेटिव एनर्जी है। अगर ये हो रहा है आपके घर में, आपके साथ हो रहा है, आपको लोगों को खिलाने की ज़रूरत है। अच्छा। फूड का दान देना शुरू कर दो और देन यू विल सी द चेंजेस, आपके घर की एनर्जीज कैसे इंप्रूव होगी। अगर आप नंबर 7 के हो, ठीक है, इन्हें अपने फुटवेयर का, अगर आपकी वाइफ नंबर 7 है, आपके हस्बैंड नंबर 7 है, इनकी फुटवेयर का बहुत ध्यान रखना है। अच्छा। इनका जो भी लक है इनके फुटवेयर में है। ओह। टोन नहीं पहनना है, गंदे नहीं पहनना है। और ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव कब होते हैं, अगर आपको कंप्लेन है कि हमारे हस्बैंड बाहर नहीं ले जाते, एक्सप्रेस नहीं करते, तो पहले तो फुटवेयर का उनका कुछ करिए। और ये जब ट्रैवल करते हैं ये बहुत एक्सप्रेसिव होता है। अच्छा। और नंबर 7 को जब भी रेनी सीजन हो, इन्हें बारिश में नहाना चाहिए। इनकी जो नज़र है ना वो बारिश में नहा कर उतरेगी। और नंबर 7 को हमेशा नज़र लगती है खुद के घर वालों की, खुद की फैमिली की भी और खुद के ससुराल की भी। सो ये नंबर। और अगर नंबर 7 वाला आपको लग रहा है कि डिटैच हो रहा है, तो नंबर 7 के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करनी है आपको, अगर आपकी वाइफ नंबर 7 है, हस्बैंड, इन्हें गिफ्ट देते रहो, कुछ भी देते रहो, गिफ्ट देते रहो इन्हें। ये बहुत खुश रहते हैं नंबर 7 स्पेसिफिकली। नंबर 8 की अगर आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है, नंबर 8 वाले लोग कैसे होते हैं, अगर नंबर 8 वालों को अगर आपने चीट कर लिया, आपको स्पिरिट की प्रॉब्लम आएगी ही, नेगेटिव स्पिरिट अट्रैक्शन। सपोज अगर आप वाइफ हो और आपके घर में आपके हस्बैंड के पितरों के पिक्चर्स लगे, सास ससुर के, और अगर आप वहाँ बैठ के ही उनकी बुराई कर रहे हो हस्बैंड की, ओके, आपको लगता है पितर खुश होंगे ये सुनकर? नहीं। फिर यही लोग आके क्या कंप्लेन करते हैं, मैम अभी तक नया घर नहीं हुआ मेरा, मैम अभी तक ग्रोथ ही नहीं हो रही है, मैम अभी तक, क्योंकि आपके पितर ही नहीं, जो भी इंसान कमा रहा है, एक्सेस एक्सपेंसेस हो रहे हैं, घर नहीं ले पा रहा है, बहुत कमाने के बाद भी 200% उनके पितर जो है उनसे नाराज़ है। तो आपको क्या करना है, अगेन आपको खाना खिलाना शुरू करना है पितरों के नाम पर। और घर में थोड़ा सा लड़ाई झगड़े, और सबसे हार्मफुल चीज़ नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8 जो खुद के लिए करेंगे, कि अपनी फैमिली की बात किसी से भी डिस्कस करना, इंक्लूडिंग योर सिबलिंग, इंक्लूडिंग आपके पेरेंट्स, इंक्लूडिंग आपके दोस्त। आप ये जितना डिस्कस करोगे ना, बुराई करोगे अपने स्पाउस की, आप उतने ही सेपरेट होते जाओगे, क्योंकि ये कार्मिक नंबर है। 4, 7 और 8 कार्मिक नंबर है। तो इन्हें कभी भी इनकी स्पाउस की बुराई मत करो। मैं तो सबको ही बोलती हूँ मत करो, बट बिल्कुल मत करो। आप उस चीज़ को और पावर दे रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि एक टाइम अच्छा आ जाएगा टाइम। मैं फिजिकल अब्यूज़ की बात नहीं कर रही, अगर वहाँ तक आ रहा है तो बिल्कुल मत सहो, देयर इज़ नो मतलब उसकी तो कोई स्पेस ही नहीं है, ठीक है, बट चुप रहो, थोड़ा सा शांत रहो। नंबर 4, 7 और 8 ऐसे लोग हैं ना, इनको हमें बच्चे की तरह ट्रीट करना है, स्पेशली मेन को, आपके हस्बैंड्स को। नंबर 9, आपने 1, 3, 9 आई स्टार्ट फ्रॉम 5, सो आई विल जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम 9 एंड देन आई विल कम टू 1। नंबर 9 वाले जो लोग हैं, इनको है ना इंटिमेसी से इनका एंगर विल बी रिड्यूस्ड। तो वो आप मेक श्योर करो कि देयर इज इंटिमेसी इन योर रिलेशनशिप। नंबर 9 वाइफ ऑल्सो एंड नंबर 9 हस्बैंड ऑल्सो, इनको मतलब दे हैव टू। नंबर जो हमारे 1 पर हमारा अगर आते हैं, तो 1 वाले जो है ना, इनको दोनों को, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को, नंबर वाली वाइफ हो या हस्बैंड हो, हमें थोड़ा सा ईगो, आई एम राइट, आई एम मिस्टर राइट, ये होगा इशू 1 वाले। 1 वाले
तो वो थोड़ा सा आपको वो प्यार से पुचकार कर और मेक श्योर करना है कि आपकी ईगो नहीं आए। मैंने 1 वालों को हमेशा इनके ईगो क्लैशेस की वजह से चीज़ें अपना खुद का नुकसान करते हुए देखा है। मैं राइट हूँ और मैं कर रहा हूँ, तो वो मैं कर रहा हूँ। नो वंडर 1 वाले जो है ना, एक्चुअली मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि जो लिटरली हैव बोलते ना ज़मीन को टच कर आए हैं, बहुत कम है। उनको मिल जाती है चीज़ें, ठीक है। 28 को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, 28 जो है कॉम्बिनेशन, बट अदरवाइज 1 वाले उनको मिल जाती है। तो और वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर भी करते हैं। फादर का नंबर है, सन का नंबर है, तो इनमें इनबिल्ट होता है। तो वो जब आप सब कुछ देखने लग जाते हो तो उनको लगता है कि मैंने किया ये सब, तो इसकी वजह से ना इनके बीच में रिफ्ट आने लगती है। नंबर 2 वाले जो लोग हैं, अगर नंबर 2 हस्बैंड है, ओके, पहले तो इनको है ना बहुत अटेंशन मिलेगा बाहर से। तो हस्बैंड 2 नंबर वालों को मैंने बहुत देखा है, इनको बहुत अटेंशन मिलता है। अगर गुड लुकिंग नहीं भी है तो वो चार्मर्स होते हैं, इमोशनल होता है ना नंबर 2, तो वो सुनते हैं बात। तो इनको बाहर का अटेंशन, मतलब देयर कुड बी ज़्यादा लड़कियां फ्रेंड्स होगी उनकी, ओके। बस इनका एक ही चीज़ है कि इनको एंगर इनका कंट्रोल करना चाहिए। बिकॉज ये इमोशन में ना, इनका जब एंगर जो आता है ना, पार्ट प्ले होता है ना, तब इनको ऐसा होता है कि आप मेरी बात सुनो, कोई भी नहीं सुने, कोई नहीं बोलेगा, मेरी बात सुनो, जब ये एंगर में होते हैं नंबर 2 वाले हस्बैंड्स। नंबर 2 वाली वाइफ जो होती है वो बहुत डिसिप्लिनरी होती है, मतलब वो मेक श्योर करेगी, बिकॉज मदर है नंबर 2, मून है, तो वो बहुत डिसिप्लिन रहेगी। अगर इनके बच्चे भी होंगे ना, ये बहुत टाइम पे इनको खाना खिलाएंगे। मैंने तो कुछ लोगों को देखा है कि अलार्म क्लॉक भी रखते हुए कि फीडिंग टाइम हो गया है, 1.5 आवर में जब बॉर्न हुए बच्चे, तो वो अलार्म रखते थे, वो बच्चों को नींद से उठा के ब्रेस्ट फीड करते हुए देखा है मैंने। दे वेरी डिसिप्लिन कि ये ऐसे होना चाहिए। और ये भी गुस्से वाले होते हैं, वो अलग बात है, जब गुस्सा होता है तो इनके सिर्फ टप 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 आंसू बहते हैं, टैप चालू हो जाता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा यू हैव टू टेक केयर ऑफ। नंबर 3, इनमें सबसे पहले फॉरगिवनेस आनी चाहिए, क्योंकि ये फॉरगिविंग इनमें आ गया ना तो दे विल सेल थ्रू, ये रिलेशनशिप सेल थ्रू हो जाएगा, अगर नंबर 3 वाइफ है या हस्बैंड है। नंबर 4, ये जो लोग हैं ना, इनके लाइफ में जो ग्राफ है, हाँ, इनका भी ऐसे नहीं होता है। इनका कभी, ये लोग बिकॉज राहु है, सडन राइज एंड सडन फॉल भी, मतलब फॉल ऐसा भी होगा कि बोलते ना हम पाताल में जाके आई नो द डेविल्स देयर, वैसा वाला फॉल। तो मैं हमेशा बोलती हूँ इनको कभी अंडर एस्टिमेट करो, स्पेशली मैन जो होगा। अगर आपका हस्बैंड, आपके हस्बैंड अगर 4 है, बी रेडी टू डू थिंग्स। पहले तो बी रेडी कि उनकी फैमिली को आपको टेक केयर करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे 4 वाले हस्बैंड को देखा है जिनको दे वेरी क्लोज टू देयर फैमिली। आपको बी रेडी कि आपको फैमिली को टेक केयर करना पड़ेगा, साथ में आपको बी रेडी ऐसी कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा, बिकॉज वो आउट ऑफ बॉक्स वाले लोग होते हैं। नंबर 4 वाली जो वाइफ होती है, इनका सिर्फ एक जो प्रॉब्लम है ना, वो है स्टबननेस। कोई इनकी स्टबननेस से डील कर लो, बट शी विल गिव यू डायरेक्शन। अगर नंबर 4 वाली आपको मिली है ना, वो आपको डायरेक्शन देगी लाइफ का, आपको डायरेक्शन क्यों उस, बिकॉज उन्होंने, वो लोगों ने ना इतना अप एंड डाउन देखा है ना, इतने एक्सपीरियंसेस देखे हैं, इतना रिस्क लिया है लाइफ में, इतने फाइटर रहे हैं लाइफ में कि दे विल गाइड यू राइट। तो सिर्फ जो हस्बैंड होते हैं नंबर 4 वाले, अगर वाइफ है आपकी, उनका स्टबननेस को आप सिर्फ झेल लो उस टाइम के लिए, एंड इट्स वेरी गुड, सॉर्टेड। माय गॉड, पूरा सारे नंबर्स का वो हो गया, आज तो कच्चा चट्टा खुल गया। आई होप दिस हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल। एक बात बताइए, ये शादी में ये मांगलिक वाला जो चक्कर होता है जी, ये कितना, मतलब क्योंकि अब जब हम लोग बात करें कि भाई कुंडली नहीं मिलाते, लोग कहते हैं भाई लव मैरिज है, हमें तो देखना ही नहीं है जी, बट स्टिल कितना डेंजरस है मांगलिक, अगर कोई एक व्यक्ति है तो? एक मैंने चेंज देखा है। आपने देखा होगा ये लोग बोल रहे हैं सुपरस्टिशियस है, ये है वो है, पर एक्चुअली जो मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं ना, वो सारे आईटी वाले हैं, वो सारे स्टार्स, मोस्टली द टीवी स्टार्स आई एम कनेक्टेड टू, बिजनेस पीपल, एजुकेटेड वंस। और ये डिलीवरी जब हो रही है, पहले तो डिलीवरी डेट मांग लेते कि डिलीवरी डेट कब करें हम, बट हम बहुत बिलीवर है एंड दैट इज़ नॉट रॉन्ग।
तो अगर कहीं मुझे ऐसा कोई चार्ट दिख जाए जिसमें मंगल आ गया है, सेकंड हाउस में मंगल है, फोर्थ हाउस मांगलिक में होने का क्या मतलब है कि मंगल किस मंगल सेकंड हाउस में बैठा है आपका, मंगल फोर्थ हाउस में है, मंगल 7वें में है, मंगल 8वें में है कि मंगल 12 में, इस सब के अलग अलग इफेक्ट है, आपको बताती हूँ। ठीक है, तो मंगल क्या है, एक फियरी प्लैनेट है। तो मैं जब आपको ये बोल रही थी, अगर ये लोग मुझे जो हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है कि मैम जरा चार्ट देख लो और बता दो क्या क्या करवाना है बच्चे को, तो मुझे रही होता है पहले तो डिस्चार्ज ले लो फिर हम बात करेंगे घर पे आने के बाद, क्योंकि अभी सबको ये जानना है करियर क्या लेगा, मांगलिक दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है। तो अगर मांगलिक जब भी मैं देखती हूँ तो पहले बोलते थे 5 साल की उम्र तक बच्चे की पत्री नहीं देखनी चाहिए। हाँ, और ये सही भी है, बड़े लोग नहीं आप देख सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गाइडिंग, यू नो, क्योंकि आजकल बहुत कुछ चीज़ें बहुत अर्ली एज से शुरू हो गई है। अगर, और मुझे लगता है देयर इज नथिंग रॉन्ग ऑल्सो, अगर मैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को एक रॉन्ग फील्ड में जाके टाइम वेस्ट करते हुए देखा है, अगर एंड देन यू नो कमिंग बैक टू इट, एंड जैसे अगर बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब में रहे, जब उसके चार्ट में योगी नहीं है क्यों भगा रहे हो उसको, मेरा बच्चा सचिन तेंदुलकर बने, उसके चार्ट में योगी नहीं है क्रिकेट खेलने का, और अगर खेलेगा भी तो स्टेट तक जाएगा, नेशनल तक नहीं जाएगा, तो क्यों उसकी बेचारे की बर्बाद कर रहे हो मेहनत, कुछ और चीज़ में लगाओ। तो एक तरह से अच्छा भी है कि आपको एक गाइडेंस मिल रही है। तो अगर जब भी मैं ये देखती हूँ मांगलिक है, अगर मंगल यहाँ बैठे हैं, तो सबसे पहली रेमेडी होती है कि 28 साल की उम्र के बाद शादी करो। ओके, कम हो जाता है, मांगलिक दोष जाता नहीं है, मांगलिक दोष और कम होता है लड़कियों की चार्ट में एट द एज ऑफ 33, लड़कों की चार्ट में एट द एज ऑफ 35। ओके, हाँ, मंगल एक फियरी प्लैनेट है, तो गुस्से वाला है। अगर मंगल 2 में बैठा होगा तो आप है ना अपने पार्टनर से बदतमीजी से बात करोगे। ठीक है, अगर मंगल 4 में बैठा होगा, फैमिली में हैप्पीनेस का कारक होता है वो, तो उसको इफेक्ट करेगा। नंबर 7 में बैठा होगा, 7 तो हमारे स्पाउस का ही घर होता है, अगर वहाँ मंगल बैठा होगा तो आपको हैप्पीनेस नहीं होगी मैरिज में, एज इन हैप्पीनेस, एज इन अगेन इंटीमेसी लेवल विल नॉट मैच, सेम पेज पे नहीं रहोगे आप लोग, मतलब यू नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहेगा। 8th में होगा अगर हमारा मंगल, 8 जो होता है वो पार्टनर की लाइफ के लिए होता है, तो वो कितनी है, वो वाला। अच्छा, 12 में अगर मंगल बैठा है तो पार्टनर की हेल्थ, पॉसिबिलिटी है एक्सीडेंट, पॉसिबिलिटी है कोई एक पीरियड आएगा जहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पे ही विल बी ऑन बेड, आपको सेवा करनी पड़ेगी। ओके, तो हर इसीलिए उसका हम अलग होता है। हर एक हाउस का कौन में बैठा है, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग मंगल होता है वो होता है 7 और 8 का, और जो माइल्ड होता है वो 2nd, 4th एंड 12th। उसके उपाय? इसके उपाय भी हैं, जैसे कि मंगल की पूजा, उज्जैन में एक बहुत ब्यूटीफुल, एक्चुअली एक ही टेम्पल है मंगल का पूरे इंडिया में, वो है उज्जैन में मंगलनाथ। अच्छा, हाँ जी, तो वहाँ जाके आप पूजा करा सकते हो। वो नहीं कर सकते तो हनुमान जी मंदिर चले जाओ, जो मांगलिक है, जिसका चार्ट है, हनुमान चालीसा वहाँ बैठकर आपको रोज़ एक बार पढ़ना है कंटिन्यूसली 40 डेज तक, आपके इफेक्ट कम हो जाएंगे। और उसके बाद आपको सूजी के हलवा या तो बूंदी का आपको प्रसाद बांटना है, वो प्रसाद खुद नहीं खाना है। सुंदरकांड का पाठ आपको रोज़ सुनना है या तो पढ़ना है फॉर 48 डेज। लाल कलर के कपड़े या तो फिर शार्प नाइफ या तो शार्प टूल्स कोई गरीब को देना है, बिकॉज ये सारे जो है ये मंगल की चीज़ें हैं। जो हम कहते हैं ना वो ऑरेंज मसूर की दाल, उसका आप दान करो, इससे आपके जो इफ़ेक्ट है ना मंगल के वो कम हो जाएंगे। जो लड़कियां हैं उनको मैं मोस्टली गौरी शंकर रुद्राक्ष जो होता है वो पहनाती हूँ। अच्छा, हाँ, अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते, महंगा लग रहा है आपको, कॉपर का कॉइन गले में पहन लो वाइट धागे में। अच्छा, तो ये सारे मंगल की रेमेडीज़ है मांगलिक के लिए। सो आप अपने बॉलीवुड सेलिब्रिटी क्लाइंट्स की लिस्ट कभी बताती हैं किसी को कि कौन आपके क्लाइंट्स हैं? बॉलीवुड सेलिब्रिटी इज़ वन ऑफ माई क्लाइंट, बट हमें, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो ना, आपके पास एक पेंडोरा बॉक्स है और वो कभी किसी के सामने खुलना नहीं चाहिए। आपके पास अगर कोई आ रहा है वो बहुत ट्रस्ट से आ रहा है, लेट्स कीप इट देयर, क्योंकि मैरिज काउंसलिंग मतलब ये वाले इश्यूज तो बहुत होते हैं। बहुत है, और है भी क्लाइंट्स। अच्छा, एक बात बताइए, अगेन मैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो पहले बोली जाती थी, आज की महिलाएं या इवन परिवार नहीं उस पर ना विश्वास करते हैं, या कई बार प्रैक्टिकल नहीं होता उनको फॉलो करने का। उनमें से एक होता है महिलाओं का श्रृंगार। जी, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है आपके हिसाब से? रही बात हमारे श्रृंगार की, जो हम बिंदी लगाते हैं, ओके, तो यहाँ जब भी हम
स्पेशली टर्मरिक या सैंडलवुड का जब हम टीका लगाते हैं, हम हमारे जो इंटरनल थॉट्स है उसको काम करते हैं। अच्छा। हाँ, और यहाँ जो है क्राउन चक्र है हमारे इंट्यूशन, थर्ड आई, ठीक है। हमारा जो इंट्यूशन है वो हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, और फीमेल तो बॉर्न है इंट्यूटिव। हाँ, और मैं क्या ही बताऊँ नंबर 4 को नंबर 4 और 7 तो बॉर्न है विद द इंट्यूशन। आप लोगों को एक्चुअली पता चल जाता है, और आप लोगों को हमेशा आपकी पहली चीज़ जो होती है ना वो सुननी चाहिए। उसको आपने जहाँ सेकंड थॉट दिया ना, यू ये मेकिंग अ होता है मेरे मिस्टेक, साथ हमेशा, यू मेकिंग अ होता है, मिस्टेक। हाँ, ये होता नंबर है। 4 स्पेशली जो 3 and 1 का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये ब्यूटीफुल नंबर है 3 and 1, ठीक है। यहाँ पर जुपिटर भी आ गया और यहाँ पर सन भी आ गया है, ठीक है, प्लस राहु का दिमाग, ठीक है। तो आपको अंदेशा आ जाता है, वो जो पहला आता है उस पर बिलीव करा करो, हमेशा डिसीजन वही राइट होगा। तो ऑफ कोर्स थर्ड आई हमारी ओपन होती है, इंट्यूशन स्ट्रांग होती है। हम जो सिंदूर लगाते हैं, स्पेशली जो टर्मरिक और लाइम से बोलते हैं ना, हम होमली जो बनाते हैं स्पेशली, वो लगाने से आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है। अच्छा। हाँ, यहाँ पर सहस्रारा चक्र है, तो उस वहाँ पर टच होने से आपका स्ट्रेस लेवल बॉडी का कम होता है। हम जो काजल लगाते थे, पर ऑफ कोर्स काजल जो बना होता था घी का या तो फिर आमंड भी बर्न करके बनाते थे, अगर उसका कैस्टर ऑयल मिक्स करके अगर आप वो करें तो वो आपकी आइज़ को स्ट्रेन कम करता था, आपकी आइज़ को प्रोटेक्ट करता था, और ऑफ कोर्स बुरी नज़र से बचाता था काजल, राइट। आपने देखा होगा, हम पता है वो आल्टा लगाते हैं लाल, है ना, वो जो है आल्ता जो होता है हमें ग्राउंडेड रखता है मदर अर्थ की एनर्जी से, और लक्ष्मी जी को वेलकम करता है। जब लक्ष्मी जी आएंगे वो साथ में लव लाएंगे, वेल्थ लाएंगे, प्रॉस्पेरिटी लाएंगे, इसलिए इट्स वेरी गुड टू डू दैट। गजरा हम जो लगाते थे, ये अगेन फ्रेग्रेंस से हमारे माइंड को कूलिंग इफेक्ट काम करता है अगेन। फिर हमने देखा होगा जो विच वे आई जस्ट सॉ यू वेयरिंग टो फिंगर, टो रिंग जो है, हमारी टो रिंग जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलिटी, बेसिकली वहाँ की जो वेन है कनेक्टेड है हमारे यूट्रस से, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलिटी को टेक केयर करता है। ईयर पियर्सिंग, ठीक है, ये अगेन हमारे जो इनर थॉट्स को कंट्रोल करता है, और अगेन जो हमारे कान में हम ईयर में पियर्सिंग कराते हैं ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। लेफ्ट नोज रिंग ऑल्सो रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम जब पायल पहनते हैं स्पेशली घुंघरू वाले, कहा जाता है उसकी आवाज़ से है ना स्पिरिट्स भागती है, और वो पहनने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक रहता है। हम अगर गले में कुछ पहन रहे हैं तो हमारा जो थ्रोट का जो चक्र है वो प्रोटेक्टेड रहता है, और आपके जो बोलते हैं थायराइड फंक्शन वो बैलेंस रहते हैं। आप देख रहे होंगे अभी थायराइड की प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ गई है, और आप साथ में ये भी देख रहे होंगे हमारी बच्चियाँ जो है, हम गले में कुछ नहीं पहनते, वी डोंट वांट टू वेयर एनीथिंग, वी डोंट वांट ज्वेलरी, है ना, क्या पहना रहे हो, क्यों पहना रहे हो। और पहले के ज़माने में क्यों नहीं था ये सब थायराइड वायराइड ये सब, बिकॉज हम ये सब चीज़ें पहनते थे। जैसे फिंगर्स हमारे प्लैनेट्स है, रिस्ट में भी पहनने से, रिस्ट में पहनने से हमारे नर्व्स काम रहते हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा छोटा पहन लो बट करो, ओ इट लाइक अ गॉडेस। ओनली थिंग इज कि आजकल ऑफिस और वो प्रैक्टिकली मूवमेंट करने कितना में टाइम लगता है आपको, कितना टाइम लगता है रेडी होने के लिए? 5 मिनट, 10 मिनट्स, गिव इन 10 मिनट्स, आई कैन सी दैट। नंबर 4 क्विक, 4 को और सारे नंबर्स को। अदरवाइज आई थिंक जो वर्किंग वुमेन होते हैं वो होते हैं मल्टीटास्कर, हम हो जाते हैं रेडी, हम सब कुछ कर लेते हैं। तो होना चाहिए थोड़ा तैयार, बिल्कुल, थोड़ा नहीं बहुत। मैं हमेशा बोलती हूँ औरतें जो है इन्हें तो फ्लैश करना है हमारे पास, कितना जितना आप फ्लैश करोगे ना, ये पहन रहे हो वो पहन रहे हो, आप और वीनस को अट्रैक्ट करोगे। आदमियों को अगर आपके पास पैसा है तो बहुत पूरा दुकान मत बनो उसकी, ब्रांड्स की, ब्रांड्स की दुकान मत बनो, ठीक है, कि गुची के शूज़ भी पहन लिए और लुई विटॉन का ये भी ले लिया, गोल्ड की चेन भी ले लिया और रोलेक्स वॉच भी पहन ली, है ना, और है ना डॉल्चे का चश्मा भी पहन लिया, वो दुकान मत बनो, क्योंकि आपका फिर वो वेल्थ ख़त्म होते जाएगा। पर आपकी वाइफ को पूरा फ्लैश करने दो, आपका वेल्थ बढ़ेगा। ग्रेट। तो अलफिया जी, चलते चलते मैं चाहूँगी कि कुछ जो, क्योंकि हमने बात आज की कही थी कि फोकस हम रिलेशनशिप्स पर रखेंगे, हाँ। कोई भी 2 लोग जो एक रिलेशनशिप में हैं या शादी करना चाहते हैं या शादी हो गई है, ऐसे सब लोगों को आप बेसिक टिप्स क्या देना चाहेंगे? बेसिक टिप्स अगर होगा इस पहली चीज़ फॉरगिवनेस,
भले आपको टाइम लग रहा है उसके लिए, बट पार्टनर्स को फॉरगिव करना सीखो। हमारे जब बच्चे गलती करते तो हम उनको फॉरगिव करते हैं, राइट, डांट के, कुछ उनको धमकी देकर। वैसे ही हमारे स्पाउसेस के साथ क्यों नहीं करते हम? उनको भी थोड़ा सा डांट दो, बट फॉरगिव कर दो और लेट गो करो चीज़ों को। वन इज़ दिस। और हो सके तो अपने साउथ वेस्ट में फैमिली पिक्चर लगाओ, रिलेशनशिप जोन है, स्ट्रॉन्ग होगा वो। और ऑफकोर्स प्यार दिखाना, एक्सप्रेस करना, ये मत छोड़ो। एक आई लव यू का कभी, भले ही वो करके डिलीट कर दो अगर आपकी ईगो पे लग रहा है, बट वो एटलीस्ट मेंशन करो, बिकॉज वैलिडेशन जो है उसकी बहुत कमी हो गई और इसी के वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं। एक बार बताइए, कई यंग लड़के लड़कियों का मैं सुनती हूँ कि प्यार है, अब एक लड़का पसंद है सपोज एक लड़की को, ठीक है, बहुत सारे लॉजिकल एंगल से वो लड़का ठीक नहीं लग रहा है, आसपास के लोग भी कह रहे हैं वो ठीक नहीं लग रहा तुम्हारे लिए, पेरेंट्स नहीं मान रहे, पेरेंट्स को भी वो ठीक नहीं लग रहा है, बट कई बार लड़कियां नहीं सुनना चाहती, वो सब कुछ, मतलब आज तो मैं पूरा खानदान छोड़ दूंगी, माता पिता को छोड़ दूंगी, शादी तो इसी लड़के से करूंगी। बिल्कुल। ऐसी शादियां किस हद तक सक्सेसफुल हो पाती हैं? अगेन प्लैनेट का जो प्रॉमिस है, और अगर वो ये सब कर रही है तो इनका है ना कर्मा कनेक्टेड है, और वो इतना कनेक्टेड है कि इसी लाइफ में पूरा करना है, चाहे वो नुकसान भी हो, खराब भी हो, चाहे वो नुकसान भी क्यों नहीं हो। वो आप हम सबको जितना हो सके ना, मैं खुद पर्सनली ओके जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही लिमिटेड रेमेडीज करती हूँ। रीज़न बिहाइंड इट इज़, करती हूँ रेमेडीज डेफिनेटली, हर अपने वर्चुअल पे हर बर्थडे पर अपना चार्ट देखती हूँ कौन से करना है, बस उसी दिन देखती हूँ चार्ट खुद का, ओके, सिर्फ रेमेडीज करने के लिए, प्रेडिक्शन के लिए नहीं। और हम सबको नहीं करना चाहिए खुद का प्रेडिक्शन एक्चुअली, क्योंकि आप फिर मैनिपुलेशन भी हो चलता है, फिर वो दिमाग में वही चलेगा। तो सिर्फ रेमेडीज करने के लिए वर्चुअल सिर्फ खोलती हूँ कि कौन सा प्लान कहाँ है, रेमेडीज। बहुत एक्सेसिव चीज़ को है ना इरेडिकेट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हम जो ह्यूमन फॉर्म में आए हैं ना, हम कुछ चुकाने आए हैं, कुछ लेसन लर्न करने आए। रेमेडीज करके आप इरेडिकेट मत करो। लेकिन कोई माता पिता थोड़ी चाहेंगे कि हमारी लड़की इस गलत लड़के से शादी करे फिर ये भुगते क्योंकि इसका पास्ट लाइफ कर्मा होगा, कौन माता पिता से चाहेंगे? ऐसा कोई नहीं चाहेगा, बट वेदर ये आपके बच्चे हो, मेरे बच्चे हो, किसी के भी बच्चे हो, जो है प्रॉमिस और जो लिखा है उनको देना बाकी, वो देना ही पड़ेगा। भले ही मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, अगर मेरे बच्चों की डेस्टिनी में कुछ चीज़ें लिखी है, वो कितना भी कोशिश कर लूँगी मैं, वो नहीं मिटेगी, कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, बट वो जो है वो होगा। फ्री विल हम में नहीं है, प्लैनेट डिसाइड करते हैं सारी चीज़ें हमारे लिए। सो आपके हिसाब से बैड मैरिजेस एग्जैक्टली एक दूसरे का कर्मा चुकाने के लिए, हम कर्मा चुका रहे हैं, बैड कर्मा चुकाने के लिए शादी खराब हो जाती है। बिल्कुल, हमारे बैड कर्मा चुकाने के लिए। और अच्छी शादियां जो हैप्पी मैरिजेस हैं, वो बिकॉज आपका जुपिटर, आपका जो मैंने कहा था आपको जीव कारक जो जुपिटर है हमारा, वो आपका अगर अच्छा प्लेस्ड है आपके चार्ट में, आपके पास्ट लाइफ के सारे गुड कर्म आपको इस लाइफ में मिलेंगे। कभी सोचा है हमने, हम क्यों इस फैमिली में पैदा हुए, हम एक कोई और बहुत रिच क्लास में क्यों नहीं पैदा हुए, हम यही कंट्री में क्यों पैदा हुए? बिकॉज इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, धर्म और कर्म दोनों की धरती है, इसलिए पॉपुलेशन इतनी है यहाँ की, क्योंकि हम घड़ी घड़ी जन्म ले रहे हैं हमारे कर्म को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, वैसे फोकस मैरिजेस था, सब कुछ था, लेकिन हाँ जी, इस समय हाँ। इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात नहीं की तो कैसे हो सकता है? बिल्कुल, सारे एस्ट्रोलॉजर्स अपना प्रेडिक्शन इसमें कर रहे हैं कि क्या अभी भी वॉर का खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है? नहीं, वो सिर्फ 15 जून तक है, 15 जून तक है अभी टाइम, मतलब उसके बाद जब मंगल जब निकल जाएगा अपनी चौथे घर से, हमारी जो इंडिया की जो कुंडली है, खतरा कम हो जाएगा। बट हमारी भारत की मंगल की दशा चल रही है, तो हमें, और अभी जो शुरू हुई है 2025 में, तो हमें हमारे जो बॉर्डर्स है, हमारे मिलिट्री फोर्सेस है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। मतलब हमारी मिलिट्री हमें स्ट्रॉन्ग रखनी है। अगर आपने ये किया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये रखना है, क्योंकि हमारी मंगल की दशा चल रही है। तो हमारे बॉर्डर्स पर हो सकती है टेंशन, बट वॉर नहीं है, क्योंकि उस समय जब ये टेंशन शुरू हुआ तब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा बस युद्ध होगा, युद्ध होगा, युद्ध नहीं, टेंशन है। और वो जो प्लैनेटरी पोजीशंस थे, ये हर 15-20 साल में बनते हैं, ठीक है, एक छोटा सा कुछ होगा, अब वो खतरा टल गया है। वो खतरा टल गया है, 15 जून तक खतरा था, वो टल गया है, और उसके बाद चीज़ें नॉर्मल है। बट यही है, मंगल की दशा है, तो हमें वेपन्स डालना नहीं है नीचे।
अलिफिया सईद, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you so much for inviting. थैंक यू। थैंक यू। ये कुछ छोटे छोटे तोहफे हैं हमारी Thank you तरफ से, so क्योंकि आप much. फ्लाइट में अदरवाइज हम प्लांट लगा कर देते हैं लोगों को, थैंक यू सो मच। लेकिन फिर प्लांट में शंख अगर आपके घर पे है, इसे आपको नॉर्थ में रखना है घर के। नॉर्थ में, ठीक है, तो हम यहाँ कहीं रख देंगे एक कप, जी बिल्कुल। ये आपके लिए। हाउ नाइस। आई सेंड अ पिक्चर विद दिस, Yeah, हैविंग माय टी कॉफी। दिस इज अ ग्रैटिट्यूड डायरी दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर, ओह लवली। क्योंकि आजकल जर्नलिज्म पर और सब मोटिवेशनल स्पीकर्स इतना बोलते हैं ग्रैटिट्यूड उस पर, तो हाउ नाइस। तेरा शुक्रिया ज़िंदगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपके लिए हमारी टी शर्ट है। अरे हाउ नाइस ऑल्सो। बस अब इसका एक साथ एक पिक्चर भेजना है मुझे हाँ, आपको, हाँ। सारे सुवीनियर्स के साथ। ये छिंदवाड़ा एक जगह है, वहाँ Okay. पे आदिवासी महिलाएं हैं, आशा नाम से उनका वेंचर है, और वो Okay. ये हैंड मेड स्टोल्स बनाते हैं। लवली। एंड यू आर सपोर्टिंग देम। या बहुत ही बढ़िया। वुमेन को सपोर्ट कर रहे हो, इट्स वेरी गुड। अपना मूड अच्छा कर रहे हो, सुधार रहे हो। बच्चों को सपोर्ट कर रहे हो, लड़कियों को मर्क्यूरी सुधार रहे हो। थैंक यू। ये मिलेट्स हैं, ग्रामिली कंपनी है, वहाँ से Very nice. मिलेट के प्रोडक्ट्स हैं आपके लिए। Very nice. दे ऑलवेज सेंड अ स्मॉल नोट आल्सो। थैंक यू सो मच।